Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 33 जो आपको 18 सितंबर 2020 को मिलेगी। ये जो वर्कशीट है वो हमारे चैप्टर नंबर 3 धातु व अधातु पे आधारित है। वर्कशीट को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक बनिए रहिएगा क्योंकि एंड में मैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और साथ साथ आपको बड़े ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। सक्रियता श्रेणी को याद करने का एक सरल तरीका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो रिएक्शंस है। इससे पहले जो वर्कशीट 32 मिली थी, आपको बच्चों याद होगा, तो उसमें हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखे थे और दो रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भी चर्चा की थी। जो पहला रासायनिक गुणधर्म था वो धातुओं की आपके वायु के साथ अभिक्रिया। धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड्स बनाते हैं। दूसरा हमने देखा था जल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। आइए आज हम तीसरी बात पता करते हैं, आपका अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया। मतलब हमने देखा तीसरा, धातु किस प्रकार के साथ अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हमने देखा जितने भी धातु हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके आपका लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। तो मुख्य बात क्या होगी आपकी, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जितने भी धातु हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के लिए हमने देखे सोडियम एक धातु है, वो एक तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके लवण NaCl बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। इसी तरह जिंक एक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट लवण बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। अब हमने देखा जो कॉपर है, कॉपर एक धातु है, वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, हम आप उसकी चर्चा तब करेंगे जब हम ये सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आपकी वर्कशीट में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट दी हुई है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन मुक्त हो रही है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो उस वक्त हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। इसका कारण हमने देखा कि जो नाइट्रिक अम्ल है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। अब जब हमने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है उसका वो ऑक्सीकरण कर देता है और वो जल में बदल देता है, मतलब हाइड्रोजन को वो जल के अणु में परिवर्तित कर देता है और स्वयं मतलब नाइट्रिक एसिड खुद क्या कर देता है, अपचित होके कोई भी मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित कर जाता है। तो हमने देखा जो नाइट्रिक एसिड है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने देखा कि ऑक्सीकरण एजेंट होने के कारण वो क्या करता है कि हाइड्रोजन को जल में ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके साथ हमने देखा कि जो एक अपवाद भी है, मतलब मैग्नीज और मैग्नीशियम Mg और Mn ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये जल मतलब जब नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीज या मैग्नीशियम धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन ही मुक्त करती हैं। जैसे हमने देखा मैग्नीज का उदाहरण दिया हुआ है Mg+2HNO3 नाइट्रिक एसिड मतलब तनु नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो आपका रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या बन रहा है, जो MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। आपके अगर वर्कशीट में देखोगे तो वर्कशीट में आपके बच्चों दो रिएक्शन है, मैग्नीशियम का दिया हुआ है और मैग्नीज Mn का भी दिया हुआ है। तो मैग्नीशियम का मैंने आपको दिखा दिया, मैग्नीशियम में हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। दूसरी रिएक्शन हमने देखा कि जो दूसरा रिएक्शन है वो आपका चौथा आपका केमिकल प्रॉपर्टी है
रासायनिक गुणधर्म है। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती है। मतलब धातु है कोई, वो किसी अन्य धातु लवण, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एक धातु है और कॉपर सल्फेट एक अन्य धातु की विलयन है, उसके साथ हमने ये चैप्टर नंबर 1 में बेटा विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। विस्थापन अभिक्रिया क्या थी? वो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु लवणों में से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देता। मतलब अधिक ताकतवर जो तत्व है या मेटल है या धातु है, वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवणों से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक कमजोर बच्चा आगे डेस्क से बैठा हुआ है, मजबूत बच्चा आया, उसका मन किया कि मैं उसको आगे बैठूं, तो वो क्या करेगा? आगे वाले बच्चे, वो जो कमजोर बच्चा उसको क्या कर देगा? उसको हटाएगा और वहां पे खुद बैठ जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया जो है कि Fe एक अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर सल्फेट में कॉपर एक कम क्रियाशील धातु है। आयरन ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया और FeSO4 का निर्माण हो गया, कॉपर अलग हो गया। अगर आप अपनी वर्कशीट में जाएंगे तो आपका एक चित्र दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब बना के चित्र बनाया हुआ है। आइए मैं आपको चित्र दिखाता हूं जो आपकी वर्कशीट में दी हुई है। ये चित्र अगर आप देख रहे हैं तो एक आप परख नली में नीले रंग का सोल्यूशन देख रहे हैं और उसके बगल में हल्के हरे रंग का सोल्यूशन देख रहे हैं। ये एक्टिविटी एक्चुअली है क्या? इसमें हमने देखा कि कॉपर सल्फेट में हमने एक लोहे की कील डाल दी, उसको थोड़ी देर बाद हमने अनुभव किया तो जो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन था वो क्या हो गया? हल्के हरे में बदल गया। और जो कॉपर की जो आयरन की लोहे की कील थी उसके ऊपर कॉपर की एक पतली सी परत चढ़ गई। तो हमने देखा ये हुआ क्यों? हमने देखा कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आयरन की नेल डाली तो आयरन क्या अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या हुआ? उसको कॉपर को हटाकर खुद FeSO4, अब कॉपर सल्फेट का रंग तो नीला है लेकिन FeSO4 जो है वो हरे रंग का आपका सोल्यूशन फॉर्म करता है और जो कॉपर विस्थापित हुआ है वो लोहे की कील के ऊपर एक परत बना देता है जो लोहे की कील को ब्राउन कलर का, भूरे रंग का एक कलर प्रदान करता है। इसके अलावा एक और उदाहरण दिया हुआ आपकी उसमें वर्कशीट में, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके। तो हमने देखा कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से अधिक क्रियाशील है। उसने क्या किया? सिल्वर में से सिल्वर को कॉपर ने हटाया और खुद कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर बेचारा अलग हो गया। अब हमने देखा कि कैसे पता चलेगा कौन सा धातु क्रियाशील अधिक है, कौन सा कम क्रियाशील है, मतलब कौन सा धातु किसको विस्थापित करेगा। उसको पढ़ने के लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आइए बड़े रोमांचकारी तरीके से हम आज सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी एक हमने देखा धातुओं को उसके घटते हुए, मतलब क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित की गई है। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो सबसे ऊपर रखी जाएगी और घटते हुए क्रम में सबसे कम क्रियाशील धातु सबसे नीचे रखी जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे आपको पोटेशियम का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है, तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम के बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्युमिनियम है, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने देखा इसको हमने धातु भी कहा, इसको अधातु, मतलब इसमें बड़ा असमंजस है कि हाइड्रोजन को हम धातु कहें या अधातु कहें। तो हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड, ये हमारे पास धातुओं की लिस्ट है जो घटते क्रम में। अब हमने देखा कि इसको याद करने का एक बड़ा ही रोमांचकारी तरीका क्या है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे एक आपको याद करने के लिए तरीका बताते हैं। इसमें एक वर्ड आ गया, काले नाथ का महंगा आलू जरा फीके पड़े हैं। मतलब पहली लाइन क्या है? काले नाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं। अब काले नाथ को गुस्सा आ गया, उसने कहा कौन है? आ गया। ये बात किसने बोली है? आ गया। अब देखते हैं याद कैसे करें। काले मतलब कैलियम, कैलियम मतलब पोटेशियम, नाथ, नाथ मतलब सोडियम, नाथ सोडियम, का कैल्शियम, महंगे, महंगे मतलब मैग्नीशियम, आलू, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके, फीके फीके मतलब आयरन, पड़े, पड़े मतलब पीबी, लेड, हाइड्रोजन के लिए है का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद कौन, कौन मतलब कॉपर। फिर ये दूसरा है आपके मरकरी के लिए आ गया Hg है। आगे, आगे मतलब Ag सिल्वर, आओ, Au मतलब आओ मतलब गोल्ड। तो हमने देखा इस तरह से आप क्या है सक्रियता श्रेणी को आप एक चुटकी भर में आप इसको याद कर सकते हैं। मैं फिर आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, काले नाथ के महंगे आलू जरा फीके पड़े हैं,
कौन है? आ गया। कालीनाथ के तक कौन है? आ गया। तो आगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। अब हमने देखा कि ऊपर वाला जो एलिमेंट है, जैसे हमने ये वाला रिएक्शन देखा था आपका Fe की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। देखिए Fe कहां है? Fe आपका कॉपर ये आपका है, और Fe कहां है आपका? आयरन। देखिए खोजिए आयरन, Fe ये है। तो अब हमने देखा Fe ऊपर है, कॉपर नीचे। तो ऊपर वाले ने क्या किया? विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया FeSO4। मतलब हम इस सक्रियता श्रेणी से किसी भी विस्थापन अभिक्रिया संभव होगी या नहीं होगी। अगर हमने देखा, अगर हम उल्टा ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट की जगह पे अगर मान लो हम यहाँ पे Cu ले लेते हैं कॉपर, और यहाँ पे ले लेते हैं Fe। अब हमने देखा कॉपर Fe से कम क्रियाशील है, ये हमारा क्या होगा? ये रिएक्शन संभव ही नहीं होगा। मतलब ये आ जाएगा आपका नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया संभव। अगर हमने देखा कि कम क्रियाशील धातु है और अधिक क्रियाशील धातु का लवण है, तो वो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो आशा है आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आई होगी, बड़ा अच्छा भी लगा होगा। आइए हम इस अध्याय के जो क्वेश्चन आंसर हैं चलते चलते उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातुओं से में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एक्सक्यूज मी, तो जब तनु एसिड के साथ कोई भी धातु मिलाएंगे तो कौन सी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? कोई भी आप रिएक्शन आपकी वर्कशीट में दिए हुए बहुत सारे, उनमें से कोई भी एक रिएक्शन लिख देंगे। दूसरा, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? मतलब कॉपर जो है सिल्वर, जो लास्ट वाला है, देखिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हमने देखा कि कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित होकर कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और सिल्वर क्या हो जाता है? अक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था। मतलब कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो हम लोहे के बर्तन में रख देते हैं। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत जो छेद हो गए, मतलब उसमें छेद हो गए। अब जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। ये ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा कि उसकी अभिक्रिया हमने यहाँ पे पहले ही देख ली थी कि कॉपर सल्फेट के बर्तन में, इसके कॉपर सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट के बर्तन में हमने कॉपर सल्फेट डाला। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, जरा फिर से क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन है, उसमें हमने क्या डाल दिया? आयरन के कुछ डाल दिए। कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें आयरन हमने डाला। तो अब हमने देखा कि क्या हुआ? छेद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट, आयरन क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट से विस्थापित होकर FeSO4 बन गया, तो आयरन वहां से हट गया, तो उसमें जो Fe विस्थापित हुआ तो वो छेद के रूप में हमें नजर आने लगा। इसके अलावा हमारे पास एक टेबल भी बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, वो वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन आपके टेबल फॉर्म में इस जो सारणी दी गई है आपके, आप देखेंगे अगर आपके उसमें सारणी दी हुई है, इस तरह की टेबल बना हुआ है। तो सारणी में हमने देखा कि पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? इसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु आपकी धातु बी है, और धातु 20 का आंसर है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डाला जाए तो क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो आप विस्थापन अभिक्रिया दर्शा देंगे इसमें। फिर 30 दिया हुआ है, इन धातुओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे क्रियाशील धातु क्या हो जाएगी? आपकी बी है। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? बी है। अब उससे कम क्रियाशील धातु कौन सी आपकी? ए है। ए से कम क्रियाशील सी है, और सबसे कम क्रियाशील, तो जो आपका आंसर जो है फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? BACD। मतलब ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और सबसे कम क्रियाशील धातु आपकी डी है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट आज यहाँ संपन्न होती है। अगली वर्कशीट के लिए नोटिफिकेशन बटन अपने चैनल का ऑन रखिएगा कि आपको अगली वीडियो आराम से मिल जाए। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।